नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। चुनाव आयोग ने आज बिहार चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन उपचुनाव की तारीखों का ऐलान 29 सितंबर को होने वाला है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि 29 सितंबर को चुनाव आयोग की एक बैठक होगी और 29 सितंबर की शाम को ही उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको ये बता दें, मध्य प्रदेश की 28 और छत्तीसगढ़ की मरवाही के साथ देश भर की 66 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसकी तारीखों का ही किया जाएगा। कोरोना काल में पहली बार हो रहे चुनाव में इस बार प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। डोर टू डोर कैंपेन में प्रत्याशी के साथ 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। कोरोना मरीज आखिरी घंटे में मतदान करेंगे। किन किन राज्यों में उपचुनावों की घोषणा की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है? आज क्या तारीख है नीरज जी? 25। 29 और 25 में कितना फर्क है? तो आज उपचुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। 29 को ट्यूसडे को ही हो जाएगी शाम तक। In order to further decongest polling spaces and allow more free movement of the voters, polling time has been increased. Polling time has been increased by 1 hour. Polling will now be held from 7 a.m. to 6 p.m. instead of 7 a.m. to 5 p.m. earlier. However, this will not be applicable to the left-wing affected areas. Nomination form and affidavit can now be filled up online and printout submitted to RO. Offline is also allowed, but online is also been introduced. Besides all this, security money can also be deposited through online mode. Candidates can also seek electoral certification digitally. The number of persons accompanying a candidate for submission of nomination has been restricted to 2. I repeat 2. And the number of vehicles shall be restricted to 2. I repeat 2. Door-to-door campaigning has been restricted to 5 persons, including the candidate. Road shows are allowed, subject to the convoy being broken after every 5 vehicles. All election meetings and gatherings will have to adhere strictly to the health and safety protocols and shall be monitored at all levels by the election and health machinery in the field in the various districts of Bihar. 29 तारीख को ही उपचुनावों की तारीखों की घोषणा की जाएगी, लेकिन पहले ही बिहार चुनाव की घोषणा से ऐसा लग रहा है कि चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। रुख करेंगे, 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद मेरे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं और शैलेंद्र हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं प्रमोद आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि 29 तारीख को ही घोषणा हो जाएगी कितने चरण में, कहां पर किस हिसाब से चुनाव होना है, उपचुनाव। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ जानकारी आपके पास पहुंची है, राज्य स्टेट के पास से? प्रमोद, आप सुन रहे हैं? जी मृदुल, आपका सवाल नहीं सुन पाया था, फिर मैं यही पूछ रहा हूं प्रमोद। चुनाव आयोग ने तो कह दिया है 29 तारीख को घोषणा की जाएगी। राज्य में जो चुनाव आयोग काम कर रहा है उसकी किस तरह से तैयारियां हैं अभी?
देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी तैयारियों पर जुट गया है। पिछले दिनों जो 19 जिलों के कलेक्टर हैं और एसपी हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा हुई थी और तमाम जो कोरोना के बीच में तैयारियां, कैसे चुनाव को संपन्न कराया जाए, वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। और बिल्कुल मुझे लगता है कि 29 तारीख को संभवतः तारीखों का ऐलान हो सकता है, जो 28 सीटें हैं। और संभवतः कोरोना के बीच में जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो शायद पूरी ना हो पाई हों। यही वजह है कि अब उन 4 दिन का और समय मिला है। और देखिए तमाम जो तैयारियां हैं, क्योंकि देखिए 28 सीटों पर उपचुनाव मध्य प्रदेश में मृदुल होना है, 19 ज़िले हैं और देखिए कई ऐसी तहसीलें हैं, कई ऐसे ज़िले भी हैं जहां कोरोना का जो संक्रमण का जो ग्राफ है वो तेज़ी से बढ़ा है। ऐसे में लोगों की जान जोखिम में ना डले और चुनाव भी, उपचुनाव भी हो जाए और वो तैयारियां और पुख्ता हो जाएं, यही मंशा संभवतः इलेक्शन कमीशन की होगी और वो पूरी होने के बाद 29 तारीख को ऐलान हो सकता है। देखिए अब 29 तारीख को जो बैठक होनी है, जो ऐलान हो सकता है, उसको लेकर भी देखिए जो सियासी दल हैं वो अपनी प्रतिक्रिया देते नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस नाराज है और खफा है और कह रही है कि तारीखों का ऐलान हो जाना चाहिए था मृदुल, लेकिन नहीं हुआ है और साफ तौर पर कह रही है कि बीजेपी और समय चाहती है और जो उपचुनाव वाली जो सीटें हैं वहाँ पर कुछ और उनके दौरे होंगे। यही वजह है कि चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है और साफ तौर पर, और बीजेपी की यदि हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से देखिए मुख्यमंत्री ने से जब सवाल किया गया चुनाव की तारीखों को लेकर तो उन्होंने कहा कि हम काफ़ी दिन से तैयार हैं, हमारी तैयारियां पूरी हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चुनाव हो। देखिए दोनों ही पार्टियां दम भर रही हैं और कह रही हैं कि उपचुनाव उनके पक्ष में नतीजे रहने वाले हैं, कांग्रेस कहती है हमारे पक्ष में, लेकिन ये नतीजे मतदान के बिल्कुल। और ये जो 4 दिन का गैप मिला है, जोरों पर हो रही है। 4 दिनों में ग्वालियर में क्या हलचल है प्रमोद, हम जानते हैं, हमारे सहयोगी शैलेंद्र हैं, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। शैलेंद्र, 4 दिन और मिल गया है क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आई कि कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, बड़े बड़े घोषणा की जा रही है, बड़े बड़े काफिले चल रहे हैं एक साथ। ये कहा गया कि अभी आचार संहिता तो नहीं लगी है, अब 4 दिन का और वक्त मिल गया है। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इन पर दमखम लगाकर जुटी हुई है, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या कमलनाथ या उनके जितने भी पूर्व मंत्री हैं उनकी बात करें। हर सीट पर पहुँचने की कोशिश की गई है आचार संहिता लगने के पहले, और कहीं ना कहीं जो 15 साल वर्सेस 15 महीने का जो कैंपेन है वो यहाँ जो कांग्रेस चला रही है, लेकिन बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो 15 महीनों पर है। कर्ज माफ़ी है और उसके अलावा जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा बीजेपी के निशाने पर है कमलनाथ सरकार। तो जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की यहाँ ताबड़तोड़ रैलियाँ हुई, कल भी वो ग्वालियर के डबरा में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके बाद देर रात उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग के संभागीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया। तो दोनों ही राजनीतिक दल जो हैं वो ज़मीनी धरातल पर लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ प्रशासनिक व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अपने जितने भी अधीनस्थ लोग हैं उनके साथ बैठकें आयोजित की हैं, क्योंकि कोविड का समय है। इस बार जो है कुछ सहायक निर्वाचन केंद्र भी बनाए जाने हैं, तो उसको लेकर भी जगहें चिन्हित की गई हैं कि आसपास के कौन कौन से ऐसे इलाके हो सकते हैं जहां पहले से जो पोलिंग सेंटर रहते थे उसके अलावा कौन कौन से नए पोलिंग सेंटर्स हो सकते हैं, क्योंकि एक पोलिंग सेंटर पर ज़्यादा भीड़ ना हो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की गाइडलाइन जो है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय चुनाव आयोग से उनको मिली हुई है। तो प्रशासनिक स्तर पर अपनी पूरी तैयारियां हैं। जैसे ही 29 तारीख को, जैसा कि अभी बताया है कि 29 तारीख को ऐलान हो जाएगा, तो उसके बाद जो है प्रशासनिक अमला और तेज़ी से काम करना शुरू कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो उद्घाटन और जो शिलान्यास की जो परंपरा चल रही है ग्वालियर चंबल संभाग में, ताबड़तोड़ उद्घाटन हो रहे हैं। आज की भी बात करें तो जिस तरीके से कन्वेंशन सेंटर का आज शाम को 7:30 बजे उद्घाटन होना था, लेकिन सुबह 11:30 बजे ही कर दिया, क्योंकि बीजेपी को लगा कि 12:30 बजे अगर आचार संहिता लग गई तो ऐसे में उसका लोकार्पण नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे की अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग स्टेडियम के बनाया जाना है, ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होगा, उसकी भी जो है वो कल भूमि पूजन होना था, लेकिन आनंद फानंद में उसे भी आज ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है भूमि पूजन कर दिया। एक आरओबी है उसको भी आज ही भूमि पूजन जो शुभारंभ कर दिया। तो इस तरह की जो तमाम योजनाएं हैं जो आने वाले समय में ग्वालियर चंबल वासियों को जिनकी सौगात घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन चुनाव है से बात की जा रही है, लेकिन उपचुनाव से
पहले ही ये सब कुछ हो रहा है, आचार संहिता अभी नहीं लगी। आप दोनों के पास में लौट रहा हूं, एक और अहम खबर बता दें। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की बिसात पर किसान कर्जमाफी को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। कर्जमाफी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग दिन ब दिन तेज होती जा रही है। अब कृषि मंत्री कमल पटेल ने राहुल गांधी और कमलनाथ पर केस दर्ज कराने की चेतावनी दी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और कमलनाथ पर हमला बोला। कमल पटेल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कमलनाथ ने किसानों से 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वादा खिलाफी की गई, जिससे किसान कर्ज माफी नहीं होने के चलते डिफॉल्टर हो गए। कमल पटेल ने कहा, किसानों से वादा पूरा नहीं करने पर राहुल गांधी और कमलनाथ माफी मांगे, वरना वो उनके खिलाफ किसानों से एफआईआर दर्ज करवाएंगे। कमलनाथ जी माफी मांगे कि हाँ, मैंने किसानों के साथ धोखाधड़ी की, 2 लाख तक का कर्जा माफ करने के मैंने आदेश किए, पहले ही साइन किए, लेकिन मैं 15 महीने तक आपके कर्ज माफ नहीं कर पाया, इसलिए आप डिफॉल्टर हो गए, आप पे ब्याज चढ़ गया है। मैं माफी मांग रहा हूं, मैंने धोखा दिया है, माफी मांगे, वरना मैं कृषि मंत्री के नाते किसानों से राहुल गांधी और कमलनाथ जी के खिलाफ एफआईआर करवाऊंगा। सभी पत्रकार मित्रों को मैं राहुल गांधी जी से और कमलनाथ जी से मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री होने के नाते मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से ये मांग करता हूं कि सबसे पहले राहुल गांधी माफी मांगे, हाथ जोड़ के सभी किसानों से, कि मैंने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ कर दो, नहीं तो मुख्यमंत्री नहीं बदल पाऊंगा, लेकिन मैंने 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं बदला, इसलिए मैंने किसानों के साथ छल किया। दोनों सहयोगी हमारे बने हुए हैं हमारे साथ। प्रमोद, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। विधानसभा में जब बयान दिया तो उसमें किसान कर्जमाफी के आंकड़े पेश किए गए, लेकिन आंकड़ों पर कभी हां कभी ना की स्थिति में सरकार रही। पहले खुद कृषि मंत्री कमल पटेल कहते हैं आंकड़ों के मुताबिक ही कर्ज माफ हुआ, लेकिन फिर भूपेंद्र सिंह इसे नकार देते हैं, और अब कमल पटेल ने एक और निशाना साधा, कहा कि वो किसानों से एफआईआर दर्ज करवाएंगे। यानी ये मुद्दा भी बड़ा अहम होने वाला है। देखिए मृदुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा, उपचुनाव की ये सियासत है, और उपचुनाव में कहीं जो विधानसभा में जो किसान कर्ज माफ़ी के जो आंकड़े दिए गए वो उल्टा ना पड़ जाए बीजेपी के लिए। और बिल्कुल देखिए, क्योंकि कांग्रेस आंकड़ों के बाद जिस तरीके से हमलावर हुई थी और बीजेपी को जिस तरीके से घेरा था, उसके बाद अब देखिए बीजेपी पूरी रणनीति के साथ अब फिर से कर्ज माफ़ी का जो मुद्दा है वो भुनाने में जुटी हुई है। और कृषि मंत्री कमल पटेल ने आज साफ तौर पर किसान कर्ज माफ़ी के आंकड़ों को लेकर कहा कि जो आंकड़े विधानसभा में रखे गए थे वो आंकड़े थे जो कलेक्टरों प्रत्येक जिलों से जो किसान कर्ज माफ़ी के प्रपोजल रखे गए थे। ये कर्ज माफ़ी के आंकड़े नहीं थे, ये जिनके कर्ज माफ़ होने थे वो आंकड़े थे। मतलब साफ है, बीजेपी को जो आंकड़े पहले दिए गए थे और पहले कहा जा रहा था ये कर्ज माफ़ हो गया, वो उल्टा ना पड़ जाए, यही वजह है कि अब जनता तक ये पहुंचाने की कोशिश है बीजेपी की कि कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। और कमल पटेल ने साफ तौर पर कह दिया कि 2 लाख तक जो वायदा किया था कमलनाथ और राहुल गांधी, वो कर्ज माफ़ नहीं हुआ है, घमासान जारी है, कर्ज माफ नहीं किया इस पर हम तो सीट पर जो 16 सीट है ग्वालियर चंबल की बड़ी अहम है, राहुल गांधी और उन पर कितना प्रभाव यह मुद्दा डाल रहा है अभी। शैलेंद्र, देखिए मृदुल, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से पूरे उपचुनाव को लेकर जो किसान है वो केंद्र बिंदु में है। किसानों को लेकर दोनों ही दल राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमने कर्ज माफ़ी की 26 लाख किसानों की। खुद कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं शिवराज सिंह जी को चुनौती देता हूं कि वो मेरे पास आए, मैं एक एक डेटा उनको दूंगा, एक एक किसान का नाम दूंगा, नंबर दूंगा, पैसे दूंगा कि आखिर कितने पैसे उन किसानों के माफ़ हुए हैं। तो उसके बाद जिस तरीके से ये बात स्वीकार की गई थी, खुद कृषि मंत्री ने स्वीकार की थी कि हाँ कर्जा माफ़ हुआ है, लेकिन बाद में उससे मुकर गए। खुद यहाँ बिल्कुल, और ये स्थिति हमने देखी भी थी, और इसके बाद इस मुद्दे को लेकर घमासान मचा हुआ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम बातचीत के लिए। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को सांवेर दौरे पर रहेंगे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान वो करीब 2300 करोड़ से ज्यादा की नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना का भूमि पूजन करेंगे, जिससे सांवेर के करीब 180 गांव तक नर्मदा का पानी पहुंचेगा। सीएम शिवराज सिंह के सांवेर दौरे से पहले
पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने निशाना साधा। जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कमलनाथ सरकार की योजनाओं को हाईजैक करने का आरोप लगाया। जीतू पटवारी के मुताबिक जिस नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना का भूमि पूजन मुख्यमंत्री सावेर आकर करने वाले हैं, उसका भूमि पूजन कमलनाथ और हनी बघेल खुद तुलसी सिलावट की मौजूदगी में कर चुके हैं। जेब में नारियल लेके घूमते हैं लोग, छोड़ देते हैं। जो कमलनाथ जी ऑलरेडी कर गए थे, हनी बघेल कर गए थे, यही तुलसीराम सिलावट वहाँ भी खड़े थे। जो विशाल पटेल वहाँ पे थे, उसी योजना का फिर से भूमि पूजन, शर्म आनी चाहिए।